हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से, बिहार से, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। यानी आज की ये क्लास मैराथन क्लास होगी। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहें। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। देखिएगा आप लोग जो है इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। साथियों, अपने एग्जाम से पहले इन 100 प्रश्नों को आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था को शामिल किया गया है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और आपका दिया है कनाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्न दोस्तों, आपका पेपर में भी पूछा जा चुका है। आंसर आप लोग दीजिएगा। यानी आपातकालीन व्यवस्था जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में निहित है, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे आप लोग, जो लोग जा रहे हैं जर्मनी पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, अमेरिका की बात करें तो आप जानते हैं यहां से जो है मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा ली गई है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निहित है तो ये अवधारणा आपका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। ब्रिटेन की दोस्तों बात करें तो यहां से आप जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था जो है, क्या भाई? संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। और कनाडा की बात करें दोस्तों, यहां से जो है संघीय व्यवस्था ली गई है। क्या? संघीय व्यवस्था ली गई है। ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और जर्मनी से हमने अभी आपको बताया, जर्मनी से जो है आपातकालीन व्यवस्था ली गई है। और आप सभी दोस्तों को पता होगा भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल निहित हैं। पहला आपका है राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 से संबंधित है। दूसरा है आपका साथियों राष्ट्रपति शासन, जो कि 356 अनुच्छेद से संबंधित है। उसके बाद आपका आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का संबंध साथियों अनुच्छेद 360 है। और इन आर्टिकल को आप लोग रट लीजिएगा, यहां से हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। यंग इंडिया नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। भाई देखिएगा, पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको यहां से कुछ हेल्प मिलेगी। बताएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। यंग इंडिया नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया? आप जानते होंगे साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, यंग इंडिया जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर भाई, ठीक है। और साथियों, किसके द्वारा इसका प्रकाशन और संपादन किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी की और कुछ पत्रिकाएं हैं, उनको भी साथ साथ आप लोग याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिजन कौन सी? नवजीवन, नवजीवन और हरिजन, ये पत्रिका किसकी है? ये भी साथियों महात्मा गांधी की पत्रिका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी जो है अंततः किस सागर अथवा खाड़ी में जाकर मिलती है? बताएं। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और आपका दिया है लाल सागर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है भाई कावेरी नदी? ये जो है आपका
कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है निकलती है, ठीक है। और कहाँ पर साथियों जाकर ये मिल जाती है, कहाँ पर जाकर गिरती है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर चौथा है, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है। राज्यसभा को जो है भारतीय संसद का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों आप जानते हैं संसद के जो है 2 सदन हैं, एक आपकी है लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। और लोकसभा को साथियों अस्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन वहीं पर राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर वही सवाल आपसे पूछा है कि राज्यसभा को भारतीय संसद का अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है इसका प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। दूसरा है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो साथियों आप जानते हैं जो राज्यसभा होती है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इसे अस्थायी सदन कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर आयरन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई लाल रक्त कणिकाओं में जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में जो है सहायक होता है, तो वो है साथियों आपका आयरन। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, आप जानते होंगे एनीमिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनीमिया, ठीक है। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, इंडिका नामक ग्रंथ जो है जिसमें प्राचीन भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन देखने को मिलता है, किस विदेशी लेखक द्वारा लिखा गया है, बताइए। इंडिका नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, फाहियान, वेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। चलिए सभी दोस्त आंसर करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। तो भाई इंडिका नामक पुस्तक साथियों आप जानते हैं मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप दोस्तों जानते होंगे मेगस्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भारत आया था। ये भी पॉइंट साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेगस्थनीज जो है किसका राजदूत था, तो ध्यान रखिएगा ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में ये आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी पॉइंट साथ ही साथ याद रखें। और इसके द्वारा साथियों इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी गई, ठीक है। अगला सवाल देखें, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, भुलर, चिल्का, लोकटक, सांभर, सेवन। का उत्तर आप लोग यहाँ पर फटाफट दे दीजिएगा। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। साथियों आप जानते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे सभी दोस्तों के पास ये क्लास जो है पहुँचेगी। और हमारा उद्देश्य ये नहीं कि भाई इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें दोस्तों, वो है आपकी बुलर झील। कौन सी, बुलर झील है। ए ऑप्शन राइट है। और ये आपका कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बात करें दोस्तों चिल्का झील की, तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इस पॉइंट को साथ साथ ध्यान रखें, ठीक है। तो ए ऑप्शन पर जो लोग गए हैं बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8वां है,
भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग को जो है साथियों संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भाई प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है भाई साथियों, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा और जो है कुंजी कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछता है कि संविधान के किस भाग को जो है संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संविधान की हृदय अथवा आत्मा कहा जाता है? तो आप जानते होंगे साथियों अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की हृदय अथवा आत्मा कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रस्तावना। क्योंकि यहां पर आपसे सवाल पूछा है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में साथियों अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है संशोधन हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखें। मौलिक अधिकार की दोस्तों यहां पर अगर हम बात कर लें, ध्यान से देखिएगा, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है USA यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन में रिवीजन आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसको रट लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका उल्लेख देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपका ए ऑप्शन राइट है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमने आपको बताए उनको साथ साथ ध्यान रखें। अगला सवाल देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक अथवा नेता के द्वारा की गई थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आप लोग यहां पर सभी प्यारे दोस्त उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर कर सकते हैं आंसर। चलिए, यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में जो है करी गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इस संगठन का उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा, इस संगठन का उद्देश्य था देश सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और अकाल पीड़ितों की मदद करना। ठीक है, और आप सभी साथियों को पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। साथ साथ ये भी ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएं। भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा और आपका एग्जाम जो है करीब है, आप जानते हैं, तो आप लोग इस क्लास को देखकर ही जाइएगा। प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दूरी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किस संवैधानिक पदाधिकारी को प्राप्त होता है? चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार किस संवैधानिक पदाधिकारी के पास होता है? तो वो है साथियों आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा जो है संसद का निचला सदन है। क्या? निचला सदन है, याद रखिएगा। उच्च सदन साथियों राज्यसभा को कहते हैं। नेक्स्ट, तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक कृति के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 दिया, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए, सवाल नंबर यहाँ पर आपका 12 दिया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं कि तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक कृति के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बरनी है, फिरदौसी है, अलबरूनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं अमीर खुसरो पर,
अमीर खुसरो पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और साथियों ये भी पॉइंट साथ साथ याद रखें, अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका यूपी बीएड में पूछा गया है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद किसे कहते हैं भाई, याद रखें, अमीर खुसरो को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत की जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं। सबसे पहली चीज तो आप याद रखें कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य, हमने कई बार रिवीजन करवाया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं साथियों जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं, तो आप बताएंगे जी नहीं, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। और इसमें आप देखेंगे साथियों कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से जो है कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए, सबसे बड़ी हड्डी साथियों कौन सी होती है? आप जानते होंगे वो होती है भाई थाई की हड्डी, यानी जांघ की हड्डी, जिसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है। क्या भाई? स्टेपिस होती है, स्टेपिस होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही कर सकते हैं। और ये कान की यानी कर्ड की हड्डी होती है, कान में पाई जाती है, तो ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और आप जानते होंगे दोस्तों, आनंद मठ से ही जो है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये जो है आपका आनंद मठ से ही लिया गया है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा साथियों, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखें आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 60 में देखने को मिलता है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, लोहा धातु जो है मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? 17 का उत्तर आप बताइएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। लोहा यानी आयरन जो है ये मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? तो वो है आपका हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट का साथियों जो रासायनिक फार्मूला होता है वो क्या है? Fe2O3, ठीक है। ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत में जो है संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु किस वर्ष आया था? सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। साथियों, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ये भारत साथियों 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, यह कमीशन जब भारत आया था, साइमन कमीशन जो है जब भारत आया था तो इसके विरोध में जो है साइमन गो बैक का नारा भी लगा था। और इसी कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान साथियों लाहौर में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जो है शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दिया जाता है? 19 का उत्तर कर सकते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ए दिया है ये बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी जो है सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों का समय जो है लेती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। राइट आंसर क्या है आप लोग बताएं। चलिए साथियों, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो सटीक रूप से समय लेती है, अगर आप देखेंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, ऑप्शंस में इस तरीके से आपको दिया रहेगा तो आप बताएंगे 365 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। मौलिक अधिकार के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन अच्छे से किया था, आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर भाग 2 की। आप जानते हैं भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 के तहत इसको रखा गया है। भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार को रखा गया है 12 से 35 अनुच्छेद में। ठीक है, और भाग 4 में साथियों क्या रखा गया भाई? इसमें जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाई किसमें है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाग 3 में। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है भारतीय कला के किस काल से संबंधित मानी जाती है? मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल, पल्लव काल, बताएं। 22 का उत्तर सब लोग यहां पर दे दीजिएगा फटाफट भाई आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं चोल काल पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है भाई। साथियों, नटराज की जो कांस्य मूर्तियां हैं ये चोल राजवंश की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान रखिएगा साथियों, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज करी गई थी। ऑप्शन बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और कब करी गई थी भाई? 1900 में। कब? 1900 में करी गई थी। और ब्लड ग्रुप आप जानते हैं ए हो गया आपका, बी हो गया और आपका ओ हो गया, ये आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग साथ साथ। ठीक है, और इसमें साथियों एक पूछता यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है, यहाँ पर आपसे पूछेगा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, यानी सर्वदाता जो है रक्त समूह कौन सा होता है? तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है साथियों, ये इसे क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है साथियों, इसको भी साथ साथ याद रखें। आपसे पूछेगा कि सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ए बी। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर भाई राइट आंसर क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज करी गई। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल विश्व के जो है किस महाद्वीप में स्थित है? 24 का उत्तर करें आप लोग यहाँ पर बताएं। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा। गोबी मरुस्थल जो है विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं एशिया महाद्वीप पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर सटीक और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन था? 25 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल सही है। आप सभी दोस्तों को पता है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। साथियों, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? हरिशेन था, हरिशेन। ठीक है, याद रखें आप लोग। और हरिशेन के द्वारा ही साथियों जो समुद्रगुप्त की विजय थी, ठीक है, उसको जो है प्रयाग प्रशस्ति में लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? हरिशेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर
राइट हो जाएंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में किस पद पर कार्य करता है? 26 का उत्तर आप यहां पर बता दीजिएगा। और साथियों आप ये भी बताइएगा, क्या भारत के उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते दिए जाते हैं या जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएंगे। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दें। जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर बी पर, अध्यक्ष यानी आप कह सकते हैं सभापति। क्या भाई? सभापति। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट है। तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में किस पद पर कार्य करता है साथियों? सभापति के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और साथियों सभापति के ही रूप में जो है उपराष्ट्र को वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल विटामिन डी की कमी के कारण जो है बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? 27 का उत्तर आप लोग यहां पर दे दीजिएगा। चलिए विटामिन सी की बात करें साथियों, आप जानते हैं विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है और विटामिन बी से जो है आपका बेरी होता है। लेकिन साथियों विटामिन डी से जो है रिकेट्स होता है और उसमें क्या हो भाई? सूखा रोग आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित गिर वन जो है मुख्यतः किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों आप जानते होंगे वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है ये जो आपका गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों इसमें जो देखेंगे एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, इलाहाबाद की संधि निम्नलिखित में से किन पक्षों के बीच संपन्न हुई थी? 29 का उत्तर बताएं। चलिए इलाहाबाद की संधि जो है साथियों किसके मध्य संपन्न हुई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेज और मुगलों के मध्य जो है इलाहाबाद की संधि जो है संपन्न हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताएं। 30 का उत्तर आप कर सकते हैं सभी दोस्त। चलिए सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग निम्नलिखित में से जो है कौन सा होता है? सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं सेरिब्रम ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। इसे साथियों प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या? प्रमस्तिष्क भी इसे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं विकसित और अग्रभाग होता है, जो कुल जो है मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। कितना? 80% होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग कौन सा होता है, वो होता है आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आर्य समाज नामक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप कर सकते हैं और इसकी स्थापना कब करी गई यहाँ पर आप लोग बताइएगा। चलिए साथियों आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो है आप जानते होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना 1875 में करी गई। कब? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? 32 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वर्ष 1966 में पहली बार भारत की जो है प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा भाई, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा साथियों। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताएं। 34 का उत्तर करिएगा आप लोग फटाफट यहाँ पर। भरतनाट्यम, कथकली, कथक और आपका दिया है कुचिपुड़ी। चलिए सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। साथियों भरतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ का है, आप जानते होंगे भाई। साथियों भरतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से। कथकली आप जानते होंगे केरल से, ठीक है। कथक आप जानते होंगे भाई उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज, एक सेकंड, हाँ आइए देखते हैं। देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पर किया है पंडित बिरजू महाराज जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये साथियों कथक से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप जानते हैं साथियों उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का भाई, ये आपका साथियों नृत्य शैली उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखें। और साथियों साथ साथ ये भी याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। किस घराने से, लखनऊ घराने से, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताएं। अजमेर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। 35 का उत्तर कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, बताएं सही आंसर क्या है। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मुंबई यानी महाराष्ट्र पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों यह प्रसिद्ध दरगाह जो है, यह प्रसिद्ध दरगाह और मस्जिद मुंबई में वर्ली तट के पास अरब सागर के बीच एक छोटे से टापू पर स्थित है। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा साथियों प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गुड़ी पड़वा त्योहार जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताएं। 36 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखें उगादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं, आप लोग यहाँ पर बताइएगा। भाई कौन कौन चाहता है कि स्टैटिक जीके का जो है मैराथन क्लास कराया जाए, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी साथियों बहुत सारी मैराथन क्लास आपको देनी है तो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि यूपी बीएड का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। उसके बाद आप जानते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताएं 37 का। विश्व पर्यावरण दिवस बात करें साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस की 5 जून को ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। हिंदी नाटक आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, बताइए। 38 का आंसर फटाफट आप लोग यहां पर देते हुए चलिएगा। आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक जो है साथियों कौन है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मोहन राकेश पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। साथियों आषाढ़ का एक दिन जो है वर्ष 1958 में प्रकाशित हुआ था और इसे जो है आधुनिक हिंदी नाटक का प्रथम युग प्रवर्तक नाटक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन सी वाले दोस्त करेक्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, बताएं। 39 का सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, तो किलोवाट घंटा पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। साथियों किलोवाट घंटा जो है ये आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। क्या भाई, ये आपका विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो सेकंड ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक सवाल पेपर में पूछा गया था साथियों, एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो ध्यान रखें इस एक अशुशक्ति बराबर जो है साथियों 746 वाट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, किसी वस्तु पर जो है बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है। अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं, बताएं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तांबा, कार्बन, क्लोरीन और आपका है कैल्शियम। 41 का उत्तर कर दीजिएगा आप लोग फटाफट। चलिए यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगर हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम किससे डिनोट करते हैं, Ca से, ठीक है। क्लोरीन Cl आप जानते होंगे भाई। कार्बन की बात करें तो C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तांबा, तांबा की साथियों बात करें यानी कापर जिसे बोलते हैं, इसे Cu से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है किस तत्व के प्रतीक के लिए केवल एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है साथियों आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर बी पर वो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? 42 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या साथियों 13 वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम होता है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं, बताइए। पादप कोशिकाओं की भित्तियां जो है किससे बनी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं सेल्यूलोज ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति जो है ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जो है बनी होती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? 44 का उत्तर करिएगा। चलिएगा साथियों, गुणसूत्र कितने होते हैं आप सभी को पता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। लेकिन यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो यहां पर आप बताइएगा एक युग्म मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सितंबर 2025 में जो है देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृति दी गई है। 45 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। सभी लोग आंसर यहां पर आप लोग देने का प्रयास करें। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने पैकेज को स्वीकृति दी गई है? 45 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं 69,725 करोड़, 69,725 करोड़ रुपए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर 46, ध्यान से देखिएगा, सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? 46 का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो वह भाई किरण देसाई। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे? बताइए। 47 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त बताएं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर बताएं, ये किस राज्य से संबंधित थे? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या बताएं? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, असम पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंबोडिया की राजधानी है? बताएं, कंबोडिया की राजधानी क्या है? सवाल नंबर यहां पर 48 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं नोम पेन पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, कंबोडिया जो है अपने ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? अंकोर वाट मंदिर के लिए। अंकोर वाट मंदिर के लिए ये सवाल पेपर में आ चुका है कि अंकोर वाट मंदिर जो है कहां पर स्थित है, तो ये जो है आप देखेंगे साथियों कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, सूरजकुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर बताएं। सूरजकुंड मेला जो है जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन साथियों हरियाणा में होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला सवाल ये रहा, इनमें से जो है कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करें।
इनमें से कौन सा त्यौहार जो है डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? शिवरात्रि, नवरात्रि, बिहू और आपका दिया है बैसाखी। बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई नवरात्रि, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गरबा और डांडिया जो है मुख्य रूप से गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं जो शरद नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा की आराधना में किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है ये बिल्कुल सटीक आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों में जो है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए। सवाल नंबर 51 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप जानते हैं प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपद हुए, जिसमें से आपसे पूछता है कि वत्स महाजनपद की जो है राजधानी क्या थी? बताएं। प्रयागराज, कौशांबी, वाराणसी और आपका दिया है अयोध्या। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कौशांबी, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पर भाई अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 52। लाइक की संख्या भैया आप लोग बढ़ाते चलिएगा, और यहाँ पर मैं बता दूं आपको 100 क्वेश्चन है और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा से पहले आप लोग इसको जरूर देख कर जाएं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ये भी याद रखें। में पृथ्वीराज चौहान को किसके द्वारा पराजित किया गया था? आपसे ये भी सवाल साथियों पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और इसका दूसरा युद्ध साथियों 1192 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को जो है किसके द्वारा पराजित किया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साथियों तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को जो है किसके द्वारा पराजित कर दिया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका लाहौर अधिवेशन 1929 का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दिसंबर 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों इसी अधिवेशन के तहत जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला सवाल देखें, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बताइएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? साथियों ऋग्वेद, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या भाई? सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किस में देखने को मिलता है? ये जो है आप देखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, गायत्री मंत्र ध्यान रखिएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी, और यह जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में संकलित है। और साथियों यह मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। किसे? सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यह क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर आप लोग करें। यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखें समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी बनाती है? गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है और आपका दिया है महानदी। 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करती है बल्कि जो है एस्चुरी बनाती है? दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा और तापी नदी, कौन सी? नर्मदा और तापी या ताप्ती कह लीजिए, ये दोनों नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये साथियों नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं, सी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है।
नर्मदा और तापी नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, ध्यान रखें। और साथियों नर्मदा और तापी नदियाँ जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। गोदावरी की बात करें साथियों, ये जो है आप जानते हैं इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये भी पॉइंट याद रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है साथियों आपका गंगा नदी, जिसकी लगभग लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? 57 का उत्तर करें आप लोग। चलिए, राइट आंसर दोस्तों क्या है? बुलर झील, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बुलर झील साथियों भारत की जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में जो है स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है साथियों चिल्का झील, ये आप देखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल ये रहा, जोजिला दर्रा जो है निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर पूछा है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसे आपस में जोड़ता है? 58 को उत्तर करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं श्रीनगर और लेह को, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। साथियों जोजिला दर्रा जो है लद्दाख और कारगिल जिले में हिमालय की जास्कर श्रेणी में जो है स्थित एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जो है जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 59 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और ये प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर क्या बताएं आप लोग? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अनायमुडी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दोस्तों अनामुडी जो है, अनामुडी चोटी की ऊंचाई जो है लगभग आप देखेंगे 2695 मीटर है और ये साथियों केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट पर जो है स्थित है, ठीक है। याद रखें आप लोग, इसको भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये रहा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? 60 का उत्तर बताएं। चलिए, ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, फटाफट उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। अगर आप लोग साथियों अच्छे तरीके से, हमने आपसे कहा था अगर अच्छे तरीके से आप लोग पीवाईक्यू किए होंगे, पिछले वर्ष के क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको समस्या नहीं होगी, आपका स्कोर बेहतर होगा क्योंकि वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको जीके जी सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो चीज़ें आपको दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात करें तो आप देखेंगे ये जो है आपका असम में है। कहाँ पर? असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? 61 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। समानता की अधिकार के साथियों बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। तो आप देखेंगे साथियों 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार का वर्णन देखेंगे आप लोग अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसी में साथियों अगर बात करें समानता के अधिकार की, तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 12 सदस्य को, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों ये सदस्य जो 12 होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करने का कार्य करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन पर जो लोग गए बिल्कुल राइट हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 5 वर्षों का होता है। ये भी डिफरेंस आप लोग याद रखें। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 63 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है तो आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद 352 की बात करें, आप जानते हैं इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 356 की बात करें, इसमें जो है आपको राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 360 की बात करें साथियों, इसमें आप देखेंगे
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल देखने को मिलता है। ठीक है, और जो साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ अच्छे तरीके से सुनते हुए चलें, चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला सवाल, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा, बताएं। सवाल नंबर 64 का राइट आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। इसका संबंध साथियों पंचायती राज व्यवस्था से, किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था और इसने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इसकी जो है सिफारिश की थी। किसके द्वारा सिफारिश करी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया? 65 का उत्तर बताइए। सवाल नंबर 65 का राइट आंसर आपका क्या है? साथियों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है आप ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? केवल निर्यात होना, मुद्रास्फीति पूर्णता नियंत्रित होना, घाटे की वित्त व्यवस्था होना, आयात निर्यात दोनों बंद होना। बताएं, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं यानी बंद अर्थव्यवस्था जो है किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, आयात निर्यात दोनों बंद हो जाते हैं, ये आपका साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, डी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हैं। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है? जो लोग जा रहे हैं एम एस स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, हरित क्रांति का जनक साथियों एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर बताएं। 68 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों जो जीएसटी है ये आपका किस कर के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न पेपर में बन चुका है, उत्तर आप लोग बताएं। चलिए साथियों सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर होता है जो सीधे उसी व्यक्ति या संस्था से वसूला जाता है। ठीक है, याद रखें आप लोग। और साथियों जो आपका कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर होता है ये आपका जो है अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो प्रत्यक्ष कर होता है वो आपका कौन सा होता है? आयकर यानी इनकम टैक्स जो होता है साथियों ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी साथियों ये आपका जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है साथियों यानी UNDP ये जो है आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? 69 का उत्तर आप यहाँ पर बताइएगा। तो हमने साथियों आपको बता दिया कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये साथियों आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों यह सूचकांक जो है 3 मुख्य आयामों पर आधारित होता है। जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, और उसके बाद शिक्षा यानी ज्ञान, और प्रति व्यक्ति आय यानी जीवन स्तर क्या होता है। ठीक है, इसी आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है इन सारी चीज़ों को देखकर। अगला सवाल, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर बताएं, महत्वपूर्ण है। चलिए 1 रुपए के नोट पर जो है साथियों किसका हस्ताक्षर होता है? क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर सभी लोग बताएं। मात्र 30 क्वेश्चन और बचे हैं इस क्लास में, आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। अच्छा आप साथियों कल जानते हैं कल जो है 11:30 बजे मैराथन क्लास को रखी गई थी, लेकिन साथियों मैराथन क्लास हो नहीं पाई थी। हम लोग बीच में जो है क्लास जो है कट हो गई थी। कारण था साथियों कि नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क की वजह से जो है क्लास एकाएक जो है एंड हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, कमेंट कर रहे सर क्या हो गया, क्लास नहीं चल रही है। तो भाई देखिएगा आज जो है उसी के स्थान पर यहाँ पर 100 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छा उस PDF में जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, और जो क्वेश्चन करवाए गए थे उसको नहीं, उसके स्थान पर नए क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पर जो है आपका 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ये रहा,
उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष साथियों कौन सा है? 71 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष साथियों क्या है और राजकीय पुष्प क्या है, ये भी आप बताइएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश का साथियों राजकीय जो वृक्ष है उसे क्या बोलते हैं भाई? अशोक। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर यहीं यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी साथियों क्या है? सारस है। ठीक है, सारस, या कहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्रेन। ठीक, उसके बाद साथियों जो राजकीय पशु है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु वो है साथियों आपका बारहसिंगा, याद रखें इनको। ठीक है, और राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? पलास है, पलास, जिसे टेंसू बोलते हैं। अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर करें। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये साथियों आप देखेंगे लखीमपुर खीरी में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य जो है कथक का मूल उद्गम भारत के किस क्षेत्र अथवा राज्य में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। फटाफट उत्तर आप लोग यहाँ पर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे भाई। ठीक है साथियों, कथक जो है उत्तर भारत यानी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा भाई। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कितनी सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में? 31, 80, 403 और आपका दिया है 100। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तब आप बताएंगे 31 सीटें हैं। और अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की सीटें कितनी, तब आप बताएंगे 80 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा भाई, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा साथियों ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गोरखपुर में स्थित है। सेकंड ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथियों, हाल ही में यानी वर्ष 2025-26 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारत के पहले मानवयुक्त मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 4 है, गगनयान, शुक्रयान, आदित्य 11। क्वेश्चन नंबर 76 का उत्तर आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, तो वो साथियों आपका गगनयान, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत, कतर, जापान, चीन। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वो है साथियों आपका जापान। ऑप्शन सी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर यहाँ पर आप सभी दोस्त दीजिएगा, बताएं। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो वो है साथियों विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 79 है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। वर्ष 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत जो है कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है? 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख और आपका दिया है 10 लाख। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर 12 लाख पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। हाल ही में खोजी गई असम की एक नई सांस्कृतिक और भौगोलिक धरोहर को GI टैग दिया गया है, वह संबंधित है जोदिमा राइस वाइन से, गमोचा से, मूगा सिल्क से, चोकुआ चावल से। क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, चोकुआ चावल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 81 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बताइएगा। सवाल नंबर 81 का राइट आंसर क्या है, आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर करें। चलिए, तो भाई सिस्मोग्राफ का साथियों उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप जानते होंगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताएं। 82 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, वो साथियों आपका यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। 83 का उत्तर करें। सवाल नंबर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, बी, सी और आपका दिया है विटामिन डी। तो आप देखेंगे साथियों, जो स्कर्वी रोग होता है ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो साथियों आपका आंवला है। क्या भाई, आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतल जो है निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। 84 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलना आप लोग, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। हेल्प आपको 100% मिलेगी, जो भी क्लासेस अब आपको दी जाएंगी बिल्कुल आप लोग करते हुए चलिएगा। चलिए, तो पीतल जो है निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्रण है। 84 का राइट आंसर क्या है, तांबा और आपका दिया है जस्ता। ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। 85 का उत्तर करें। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। समय, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी, द्रव्यमान। 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं खगोलीय दूरी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों जो यहाँ पर सी दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। 86 का उत्तर करें। द रिपब्लिक नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, प्लेटो पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों प्लेटो जो है प्राचीन ग्रीस या यूनान के जो है एक महान दार्शनिक थे और इनके द्वारा जो है द रिपब्लिक नामक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है, इनके द्वारा जो है इसकी रचना करी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और साथियों इन्होंने जो है आदर्श राज्य की संकल्पना दी थी। अगला सवाल, समाजशास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर करें। समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, अगस्त कॉम्टे को। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्टे साथियों ये आपके एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन, फ्रांसीसी दार्शनिक थे और इन्हें जो है समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कौन है, जो समाजवाद का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर आप कर सकते हैं, बताएं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कौन है, जो समाजवाद का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, वो है साथियों आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। सवाल नंबर 89 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका मुख्यालय आप देखेंगे साथियों, यन से याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 90 का उत्तर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सवाल नंबर 90 का राइट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं द हेग नीदरलैंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी का नाम इसमें से आप लोग बता दीजिएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी साथियों क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 का 91 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा। नैरोबी है, किंशासा है, हरारे है, काहिरा है। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किंशासा जो है साथियों ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर बताएं। प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये साथियों आप देखेंगे राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, यह मेला जो है राजस्थान के अजमेर जिले के
पवित्र पुष्कर शहर में जो है हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है? नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी CRRI कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बताएं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए साथियों, पहले जो है CRRI कहा जाता था, लेकिन अब जो है आप देखेंगे NRRI के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका साथियों आप देखेंगे अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये आपका कटक उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 का उत्तर बताएं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आ चुका है साथियों। 7 अप्रैल 1948 को आप जानते होंगे, 7 अप्रैल 1948 को WHO की यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करी गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को जो है साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे यहीं पर पूछे कि WHO का साथियों बताइए कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 95 का उत्तर करें। सार्क का साथियों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका और आपका दिया है काठमांडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 96 का उत्तर करें। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कई बार इस क्वेश्चन को हमने करवाया है। तो गीत गोविंद के रचयिता साथियों है जयदेव, ऑप्शन सेकंड आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जाता है? बताएं। 97 का उत्तर आप लोग यहाँ पर फटाफट छापते हुए चलिएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर आपको, तो सारी क्लासेस जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों वो आपका NH44। क्या भाई? NH44 है, ध्यान रखें। यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका। पहले साथियों इसे NH7 के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम है NH44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद असम का कौन सा नया क्षेत्र जो है हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 99 का उत्तर सभी लोग यहाँ पर बताएं। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद असम का कौन सा नया क्षेत्र हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इस प्रश्न को साथियों हम लोग स्किप करते हैं यानी छोड़ते हैं, इसमें कुछ जो है त्रुटियां हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका उत्तर आप करेंगे। कई बार हमने आपको बताया भी है ओजोन परत जो है आपका किस मंडल में पाई जाती है। ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो अंत तक इस पूरी क्लास में धैर्य के साथ बने हुए थे। तो भाई कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। जो भी लोग सेशन पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना भाई बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को तैयार कर आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। और इस क्लास को आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।